नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है कि जो अपनी पिछली क्लास थी वो थी ब्रह्मांड और अंतरिक्ष के बारे में। उसके बाद हमने आपको बताया था कि अब जो अगली क्लास में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि ये ब्रह्मांड और जो अंतरिक्ष है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, यानी इनका जो वर्तमान जो अवस्थिति है वो कैसे प्राप्त हुई है। ठीक है, यानी इनका निर्माण कैसे हुआ है। तो उसी को लेकर हम देखते हैं कि जो अपने चारों तरफ जो चीजें हैं, जो जीव हैं, जो वनस्पतियां हैं, ठीक है, जो स्थल खंड हैं, और जो फिर उससे ऊपर हम देखते हैं जैसे ये सब चीजें हैं। जैसे मान लीजिए ये बोर्ड है, ठीक है, तो ये बोर्ड क्या किसका बना हुआ है? लकड़ी का। ठीक है, तो लकड़ी कहाँ से प्राप्त होती है? लकड़ी में प्राप्त होती है पेड़ों से। ठीक है, यानी पेड़ कहाँ? जंगलों से प्राप्त होती है। ठीक है, जंगल में पेड़ है, वो पेड़ किस पे अवस्थित है? धरती पे अवस्थित है। यानी जो पृथ्वी है वो कहाँ से मिली, यानी पृथ्वी किस में है? पृथ्वी है एक तारा तंत्र है सूर्य का। ठीक है, यानी सौर तंत्र का अंग है। ठीक है, तो जो एक सूर्य है, तो बात आती है कि सूर्य कहाँ से हुआ। तो सूर्य जो तारा है वो है एक आकाश गंगा का अंग है, जिसे हम मंदाकिनी, जो हमारी मिल्की वे आकाश गंगा है वो है। फिर बात आती है आकाश गंगा की। तो आकाश गंगा किस में अवस्थित है, यानी आकाश गंगा कहाँ है? तो आकाश गंगा जो हमारी मंदाकिनी है, ऐसी कई खरबों आकाश गंगाएं हैं, वो किस में अवस्थित है? हमारे ब्रह्मांड में अवस्थित हैं। ठीक है, फिर बात आती है कि ब्रह्मांड कहां से आया। भाई हम अवस्थित है पृथ्वी पर, और पृथ्वी है एक सौर तंत्र का अंग है, और जो सूर्य जो सौर तंत्र है, सौर तंत्र का जो तारा है सूर्य है, वह तारा है एक मंदाकिनी, जो मिल्की वे आकाश गंगा है उसका अंग है। और जो आकाश गंगा है वो किसका अंग है? ब्रह्मांड का अंग है। ठीक है, बात आती है जो सब चीजें जो ब्रह्मांड में है, तो ये ब्रह्मांड है, ये जो अंतरिक्ष है, अपने चारों तरफ की जो सभी चीजें हैं जो द्रव्यमान है, ठीक है, ये प्रकाश है, ये सब चीजें कहाँ से आई है, इनका निर्माण कहाँ हुआ है। ठीक है, तो इसको लेकर कई सिद्धांत हैं जो बड़े बड़े विद्वानों द्वारा प्रतिपादित किए गए। उनमें से जो सबसे प्रामाणिक सिद्धांत साबित हुआ, यानी जिसको सब सर्वाधिक मान्यता प्राप्त हुई, उस सिद्धांत का नाम था बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोट सिद्धांत। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, जिसके बारे में हम जानेंगे। इसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे ब्रह्मांड की जो वर्तमान अवस्थिति है, आज जो ब्रह्मांड हमें दिख रहा है वो कैसे पहुंचा, यानी इसकी निर्माण कैसे हुआ, अंतरिक्ष का निर्माण कैसे हुआ, समय कैसे आया। ठीक है, ये प्लेस, जगह का निर्माण, स्थान का निर्माण कैसे हुआ। तो आइए देखते हैं किसके बारे में पढ़ेंगे, बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोट सिद्धांत। तो आइए पढ़ते हैं महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी के बारे में। हमारा टॉपिक रहेगा महाविस्फोट सिद्धांत। जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, या इसे यूं कह लीजिए बिग बैंग थ्योरी। इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं महाविस्फोट सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आती है कि सिद्धांत किसने दिया। ठीक है, तो एक बहुत बड़े विद्वान हुए जिनका नाम था जॉर्ज लेमिट्रे। ठीक है, तो उन्होंने अपने कई प्रयोग किए, कई शोध किए, कई रिसर्च की। ठीक है, तो उन्होंने अपने ऑब्जर्व में, अपने शोध में, अपने रिसर्च में ये पाया कि जो ब्रह्मांड है, आज का समस्त पदार्थ है, समस्त मैटर है, वो सब चीजें हैं, वो कहाँ से आई है। तो उसका निर्माण की जो मूल सर्वाधिक मान्यता वाला या सर्वाधिक प्रामाणिकता वाला सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किया। तो जॉर्ज लेमेट्रे कौन हुए? इसके प्रतिपादक हुए। प्रतिपादक कौन हुए? जॉर्ज लेमेट्रे। ठीक है, जॉर्ज लेमेट्रे कौन है? इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले। ठीक है, कब किया इसका प्रतिपादन? इस सिद्धांत कब दिया गया? जॉर्ज लेमेट्रे द्वारा 1927 में। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ रहे हैं जॉर्ज लेमेट्रे का, वो है महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, अब बात आती है इसकी पृष्ठभूमि की। ठीक है, तो
पृष्ठभूमि देखते हैं कि लगभग 1920 में भी, इससे पहले एक बहुत बड़े विद्वान हुए एडविन हब्बल। तो एडविन हब्बल ने भी यही बात बताई। उन्होंने ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा अपने टेलीस्कोप के माध्यम से। टेलीस्कोप क्या होता है कि एक दूरबीन होती है, जैसे अपने फोन में कैमरा होता है, वो लगभग ज्यादा से ज्यादा 100-200 मीटर तक देख पाता है, ठीक है। लेकिन जो टेलीस्कोप होता है वो दूरी तक देख पाता है, ठीक है। तो जो ऊपर की जो ब्रह्मांडीय गतिविधियां होती है, ब्रह्मांड में जो पिंडों की गतिविधियां होती है, वो टेलीस्कोप के माध्यम से देखते हैं। तो उन्होंने अपने टेलीस्कोप में देखा कि जो दो आकाश के पिंड हैं, यानी जो कोई भी दो ग्रह मान लीजिए, कोई भी पिंड मान लीजिए आकाश के, वो एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं, ठीक है। यानी जो आकाश गंगाएं हैं वो एक दूसरे से क्या हो रही है, दूर जा रही है। जो ब्रह्मांड के पिंड हैं वो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं, यानी ब्रह्मांड का क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा और कई वैज्ञानिक हुए, उन्होंने भी इसी तरह के अपने अपने सिद्धांत दिए, अपने अपनी स्टेटमेंट्स दी, ठीक है। उसमें हम देखते हैं, अब बात करते हैं किसमें, प्रतिपादक कौन, जॉर्ज लेमेट्रे का सिद्धांत, महाविस्फोट सिद्धांत, ठीक है। तो इन्होंने अपने इस महाविस्फोट सिद्धांत में क्या कहा, सबसे पहले हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि जो आज जो समस्त ब्रह्मांड था वो लगभग आज से कितने 13.8 अरब वर्ष पूर्व, आज से लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व एक अत्यधिक सघन बिंदु में था। अब समझते हैं अत्यधिक सघन बिंदु का क्या मतलब होता है। तो इन्होंने बताया कि जो आज से लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व जो ब्रह्मांड था वो क्या था, समस्त ब्रह्मांड था वो क्या था, एक बिंदु में था, एक अत्यधिक सघन बिंदु में था, सघन बिंदु में था, ठीक है। या इसको एक शॉर्ट में लिखते हैं अपन, तो इसे क्या कहते थे, अब इसको ऐसे देख लीजिए आप कि जैसे 13.8 वर्ष पहले जो समस्त ब्रह्मांड था एक सघन बिंदु में था, आपने देख लिया, उसको क्या कहा गया, सिंगुलैरिटी कहा गया, ठीक है। यानी जो आज अपन देख रहे हैं, जो समस्त ब्रह्मांड देख रहे हैं, समस्त ब्रह्मांड में काफी पदार्थ देख रहे हैं, ऊर्जा देख रहे हैं, वो क्या थी, एक बिल्कुल सघन बिंदु में थी। अब ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज होती है कि जो सघन बिंदु है ये समझ में नहीं आता है हर किसी के, ठीक है। तो यहाँ एक सघन बिंदु का मतलब कोई एक छोटा सा आकार नहीं है, ठीक है। यानी ये जो सघन बिंदु था इसका मतलब है कि इस बिंदु से बाहर कुछ नहीं था, ठीक है। यानी जो ये बिंदु था इसके अंदर अनंत ऊर्जा थी, ठीक है, जिसका अनंत तापमान था, अनंत घनत्व था, ठीक है। और इसमें जो बल था वो था सुपर ग्रेविटी, यानी अति गुरुत्व, यानी अति गुरुत्वाकर्षण बल था, ठीक है। समझो कैसे, मान लीजिए कोई इसका आकार की बात करते हैं तो लगभग प्रोटॉन का आकार होता है, उससे भी छोटा आकार। या फिर अपने घरेलू चीज में देखिए, जैसे सुई होती है अपने सिलाई करने वाली, तो सुई की नोक होती है, एक नोक होती है सुई की, उस सुई की नोक के से भी क्या, उसके आकार से भी छोटा, ऐसे समझने के लिए लेते हैं, ठीक है। तो जो समस्त ऊर्जा थी, तो समस्त जो पदार्थ थे वो क्या थे, एक बिल्कुल सघन बिंदु में समाहित थे, जिसे सिंगुलैरिटी कहते थे, ठीक है, जिसका आकार प्रोटॉन के आकार से भी छोटा था, ठीक है। यानी जो समस्त ऊर्जा है वो किसमें थी, एक सिंगुलर बिंदु में थी, एक एकल बिंदु में थी, ठीक है, जिसे क्या कहते थे, सिंगुलरिटी कहते थे। अब यह बात आती है कि दूसरा जो बिंदु आता है उसमें कहते हैं जॉर्ज लेमेट्रे कि जो इसके अंदर जो सिंगुलैरिटी थी उसके अंदर क्या क्या नहीं था, यानी सिंगुलैरिटी से पहले क्या क्या नहीं था, ये बिग बैंग हुआ, सिंगुलैरिटी में बिग बैंग हुआ, उससे पहले क्या क्या नहीं था। तो आप जान लीजिए कि इस समय क्या नहीं था, जो अपना टाइम है, समय है, वो क्या था, नहीं था, यानी
समय नहीं था, स्पेस वो भी क्या नहीं था। समझे आप? टाइम नहीं था, स्पेस नहीं था, यानी अंतरिक्ष भी नहीं था, कोई भी प्लेस नहीं था, जगह नहीं थी, कोई स्थान नहीं था। क्या था? स्थान भी नहीं था, यानी समय भी नहीं था, स्पेस भी नहीं था, अंतरिक्ष भी नहीं था, और प्लेस जगह भी नहीं थी। ठीक है, ये कब की बात होती है? जब सारा ब्रह्मांड है वो सिंगुलरिटी में था, एकल बिंदु में, एक जगह एक बिंदु में समाहित था। ठीक है, यानी एक जगह एक बिंदु में स्थित था। उस समय समय भी नहीं था, अंतरिक्ष भी नहीं थी, और प्लेस कोई भी स्थान नहीं था। अब आप समझेंगे कि टाइम क्या होता है, टाइम क्यों नहीं था। तो उससे पहले आप समझो टाइम क्या होता है। टाइम समझो पहले, तब जाके आपको समझ में आएगा कि उस समय समय क्यों नहीं था। समय समझो, समय क्या होता है। समय की एक परिभाषा होती है। जैसे मान लीजिए कोई एक ये बिंदु है, केवल एक एक ये बिंदु है, यानी दूसरा इसके अलावा, ये समझ लीजिए ये बिंदु है, ये सिंगुलरिटी है, इसके अलावा कोई और बिंदु है ही नहीं, यानी बाहर कोई अंतरिक्ष आकाश कुछ नहीं, सब कुछ इसके अंदर है। अंतरिक्ष भी इसके अंदर है, आकाश भी इसके अंदर है, सभी पिंड इसके अंदर है, सभी आकाश गंगाएं इसके अंदर है, सब कुछ इसके अंदर है। ठीक है, तो समय की परिभाषा क्या होती है? समय का मतलब होता है कि जैसे एक ये बिंदु और एक दूसरा बिंदु, ठीक है, तो यहां से यहां तक का बीच का जो गैप पाया जाता है उसे समय कहते हैं। ठीक है, यानी इस बिंदु से इस बिंदु के बीच का जो गैप होता है उसे समय कहते हैं। समझो कैसे, कोई मान लीजिए ऐसे मान लीजिए कोई भी एक कैरेक्टर ले लेते हैं अपन। ठीक है, मान लीजिए कोई एक लड़का है अभिषेक नाम का। ठीक है, अभिषेक। ठीक है, अभिषेक जैसे इसको एक दिया गया कि ए बिंदु से बी बिंदु तक, ठीक है, यानी ए बिंदु से बी बिंदु तक, ये ए बिंदु ये बी बिंदु है, तो अभिषेक क्या करता है? यहां से चलता है। ठीक है, यहां से चलता है और यहां तक चलता है। ठीक है, तो अभिषेक ए बिंदु से बी बिंदु तक चला। ठीक है, तो ये जो गैप पैदा हुआ ना, इसी तो समय कहे, यानी वो ए बिंदु से बी बिंदु तक कितने दूरी में जो पहुंचा, वो यहां से वहां तक पहुंचा वो, तो ये जो दूरी उसके द्वारा कवर की गई, यानी ये इस दूरी से इस दूरी तक उसने कवर किया, यहां से यहां पहुंचा, तो बीच का जो गैप पैदा हुआ उसे समय कहे। ठीक है, तभी तो पैदा हुआ कि ये 5 मिनट में पहुंचा, ये 10 मिनट में पहुंचा, तो ये जो गैप हुआ, इस गैप को ही तो समय कहेंगे अपन। ठीक है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपन पहुंचेंगे तो बीच का जो गैप रहेगा, वहां से वहां पहुंचने तक का बीच का गैप, यानी वहां से वहां तक पहुंचने में क्या क्या लगता है? समय लगता है। वो गैप पैदा होता है, उस गैप को क्या कहते हैं? समय कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि जैसे जब सिंगुलरिटी में एक एकल बिंदु था, यानी दूसरा कोई बिंदु था ही नहीं, यानी दूसरा कोई स्थान भी नहीं था। ठीक है, यानी एक ही स्थान था, एक ही बिंदु था जिसमें सब कुछ समाया हुआ था, तो दूसरा कोई स्थान नहीं था, दूसरा कोई बिंदु नहीं था, तो क्या होगा? समय भी नहीं रहेगा, स्पेस भी नहीं रहेगा, कोई भी जगह भी नहीं रहेगी, कोई स्थान भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये चीज क्लियर होगी सिंगुलरिटी क्या है। ठीक है, सिंगुलरिटी में क्या क्या नहीं था? टाइम नहीं था, स्पेस नहीं था, और कोई भी स्थान नहीं था। ठीक है, इसके बाद बात आती है दूसरी चीज, जो सिंगुलरिटी, इसको बिटान देते हैं अपन, जो सिंगुलरिटी थी, तो इस सिंगुलरिटी में इसकी अवस्था अवस्था क्या थी? मतलब ये अवस्था का तो पता नहीं है, लेकिन इसमें क्या था? तापमान कितना था, तो इसका टेम्परेचर की बात करते हैं, यानी तापमान। तो तापमान इसका कितना था? अनंत था, सर्वाधिक तापमान, यानी बहुत अधिक तापमान। इसका तापमान को माप नहीं सकते अपन, इतना तापमान किसका था? सिंगुलरिटी का था, जो एकल बिंदु था इसका था। दूसरी चीज आती घनत्व, डेंसिटी। डेंसिटी कितनी थी इसकी? डेंसिटी इसकी थी अनंत। इसमें ऊर्जा कितनी थी? अनंत थी। ठीक, तो आप समझिए
कि जो सिंगुलरिटी थी उसमें क्या था, तापमान कितना था, अनंत था, घनत्व कितना था, अनंत था, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज आती है बल, ठीक है। तो इसमें जो बल था या कोई भी चीज थी जो इसको एक जगह जमाए हुई थी, एक जगह सिकुड़ी हुई थी, वो थी सुपर ग्रेविटी। यानी कौन सा बल था, सुपर ग्रेविटी। सुपर ग्रेविटी क्या होती है समझो, सुपर ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, सुपर ग्रेविटी, ठीक है, यानी अति गुरुत्व या अति गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण की अत्यधिक दर, यानी जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसकी अत्यधिक जो दर थी वो थी किसमें, सिंगुलरिटी में थी। तो ये बात क्लियर हो गई कि इसका जो 13.8 अरब वर्ष पूर्व जो सिंगुलरिटी में समाहित था उसमें क्या था, टाइम नहीं था, स्पेस नहीं था, प्लेस नहीं था। देखो समझने की बात है इसमें कि जो महाविस्फोट सिद्धांत, जो बिग बैंग थ्योरी है जॉर्ज लेमेट्रे का, उन्होंने अपने इस सिद्धांत में 1927 में सिद्धांत को प्रतिपादित किया और बताया कि जो आज का समस्त ब्रह्मांड, आज की समस्त वस्तुएं हैं, पदार्थ है, समस्त ऊर्जा है, वो 13.8 अरब वर्ष पूर्व एक सिंगल बिंदु या सिंगुलरिटी में, एक एकल बिंदु में समाहित थी, जिसे सिंगुलरिटी कहते थे। इस सिंगुलरिटी में न तो टाइम था, ना स्पेस था, ना ही कोई स्थान था, ठीक है। दूसरी चीज, इसका जो टेम्परेचर, जो तापमान था वो अनंत था, इन्फिनाइट था, और घनत्व था वो भी क्या, डेंसिटी थी वो भी क्या थी, अनंत थी। उसके बाद तीसरी चीज, उसका जो बल था, उसमें जो बल लग रहा था वो सुपर ग्रेविटी थी, यानी अति गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वाकर्षण बल की अत्यधिक मात्रा या सुपर ग्रेविटी जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये तो था कि सिंगुलरिटी की अवस्था थी कैसी थी, ठीक है। तो अब देख रहे हैं अपन कि जो 13.8 अरब वर्ष पहले है, जो क्या था, वो सिंगुलरिटी था, अपना जो सारा ब्रह्मांड है, सब पदार्थ है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, लगभग आज से 13.8 अरब वर्ष पूर्व क्या होता है, इसमें एक इसका अचानक से प्रसार शुरू हो जाता है, ठीक है। यानी अपन ने देखा इसका क्या अचानक से प्रसार शुरू हो गया, इसे क्या कहते हैं अपन, बिग बैंग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, बिग बैंग, बिग बैंग, ठीक है। तो जैसे इसका बिग बैंग होता है तो इसका प्रसार शुरू होता है, तो प्रसार शुरू होते ही क्या होता है, टाइम पैदा होता है, अंतरिक्ष पैदा होता है, स्पेस पैदा होता है, प्लेस या जगह पैदा हो जाती है, ठीक है। यानी जब प्रसार होगा तो एक से दो बिंदु बनेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, टाइम पैदा होगा, फिर स्पेस, अंतरिक्ष भी पैदा हो जाएगा, प्लेस, जगह भी पैदा हो जाएगी, ठीक है। तो इसी प्रसार के क्रम में हम देखते हैं कि लगभग 10⁻⁻36 सेकेंड में, मतलब इसका जो बिग बैंग होता है, प्रसार शुरू होता है, ठीक है। यानी जीरो आकार से जब ये आकार में वृद्धि होती है, इसका प्रसार होता है, तो बिग बैंग कितनी दर से होता है, बिग बैंग के बाद इसका प्रसार कितनी दर से होता है, प्रकाश की गति की दर से, ठीक है। यानी यानी जो इसकी गति होती है, इसकी जो दर होती है, गति की दर होती है, यानी प्रसार की दर होती है, कितनी होती है, प्रकाश की गति, ठीक है। तो उसी क्रम में देखते हैं कि लगभग 10⁻⁻36 सेकंड में ये 10⁻50 गुना क्या हो जाता है, फैल जाता है, ठीक है। अब बात आती है कि ये फैल रहा है, प्रसार हो रहा है, तो उसमें हम देखते हैं कि 10⁻16 सेकंड, यानी प्रसार के बिग बैंग के 10⁻36 सेकंड में 10⁻50 गुना हो गया, ठीक है। तो उसी समय में देख रहे हैं कि लगभग 10⁻16 सेकंड में इसमें क्या बनते हैं, एनर्जी, यानी इसमें क्या है, एनर्जी है, ठीक है। तो एनर्जी से क्या बनते हैं, एनर्जी, एनर्जी से क्या बनते हैं, क्वार्क बनते हैं, ठीक है। क्वार्क क्या होते हैं, ये सबसे छोटे क्या होते हैं, मूल कण होते हैं, ठीक है। तो ये क्वार्क बनते हैं, क्वार्क से क्या है, कई क्वार्क मिलकर, यानी जो सबसे छोटे कण होते हैं, कई क्वार्क मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटॉन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन बनाते हैं और न्यूट्रॉन बनाते हैं। ये सबसे छोटी इकाई क्या होती है, क्वार्क, और कई क्वार्क मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं, परमाणु बनाते हैं, ठीक है। ये तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो क्या बनते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन क्या न्यूट्रॉन बन जाते हैं, कैसे, क्वार्क आपस में जुड़कर या आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। फिर उसके बाद अगली आती है, ये समय आ जाता है लगभग प्रसार के क्रम में लगभग 3 लाख वर्ष बाद, ठीक है। बिग बैंग के 3 लाख वर्ष बाद क्या होता है, ये प्रोटॉन है और जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है,
ये मिलकर क्या बनाते हैं, परमाणु बनाते हैं, ठीक है। और जो सबसे पहला परमाणु बनता है वो कौन से बनता है, हाइड्रोजन बनता है, ठीक है। यानी जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है ये आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, परमाणु बनाते हैं, ठीक है। और आपसे जैसे मान लो कोई प्रश्न आ जाए कि अपनी जो ब्रह्मांड में जो सबसे पहला जो परमाणु बना वो कौन सा बना था, वो बना था हाइड्रोजन बना था, ठीक है। तो क्या हुआ, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाएगा, परमाणु बनाएगा, कौन सा बनाएगा, हाइड्रोजन परमाणु बनाएगा, ठीक है। फिर ये चीज आती है कि दूसरा कौन सा बना, तो दूसरा बनता है, दूसरे का नाम है हीलियम, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो क्या हुआ, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बना दे, हाइड्रोजन परमाणु बना दिया, ठीक है। अब यह एक सवाल आएगा कि इतने समय से क्यों नहीं बना परमाणु, तो उसका रीजन है कि जो ये समय था ये 10⁻⁻16 सेकंड का, इस समय क्या था, इसका तापमान बहुत अधिक था, ठीक है। और तापमान अधिक होने की वजह से क्या था, ये चक्कर लगा रहे थे, क्या, इलेक्ट्रॉन किसके, प्रोटॉन के चारों तरफ, यानी ये जुड़ नहीं पा रहे थे। तो जैसे जैसे लगभग ब्रह्मांड का तापमान है वो कम होता गया, तो लगभग 3 लाख वर्ष बाद क्या होता है कि ये दोनों आपस में तापमान के कम होने के कारण क्या आपस में जुड़ जाते हैं, और जुड़कर क्या बनाते हैं, परमाणु बनाते हैं। और सबसे पहला परमाणु कौन सा होता है, वो अपन ने पढ़ा, हाइड्रोजन होता है, और दूसरा कौन सा होता है, हीलियम होता है, ठीक है। उसके बाद यही क्रम चल रहा है, यानी अब हाइड्रोजन परमाणु बन चुका है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन परमाणु है, ये क्या करते हैं, अब इनकी जैसे आप दर पूछे ना कितना था उस समय, तो हाइड्रोजन 75% था ब्रह्मांड में और हीलियम 25% था, ठीक है। तो हम देखें कि जो क्या होता है, जो हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, तो ये क्या आते हैं, गैस के बड़े बादल बनाते हैं, ठीक है। अब ये समय आ जाता है लगभग 100 से 200 मिलियन बाद, 100 से 200 मिलियन वर्ष बाद, ठीक है। यानी 100 से 200 मिलियन वर्ष बाद क्या होते हैं, हाइड्रोजन क्या बनाते हैं, गैसीय बादल बनाते हैं बड़े बड़े, ठीक है, ठीक है। और ये जो गैसीय बादल है नेबुला, जिसे हम पढ़ते हैं क्या, नेबुला, तो जो गैसीय बादल होते हैं, ये गैसीय बादल ऐसे, ठीक है, इनमें क्या पाया जाता है, स्पिन पाए जाते हैं, घूर्णन पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो गैस के बादल होते हैं वो क्या होते हैं, स्पिन होते हैं, यानी घूर्णित होते हैं, इनमें घूर्णन पाया जाता है, ठीक है। और इनके इस घूर्णन को या गैसीय बादलों में घूर्णन की वजह से क्या प्राप्त होते हैं, किसका निर्माण होता है, चमचमाते तारों का, ठीक है। तो इस गैस के घूर्णन से क्या बनते हैं, गैस से घूर्णन से क्या बनेगा, स्टार, फर्स्ट स्टार या तारे, ठीक है। तो गैस के घूर्णन से क्या बनेंगे, तारे बनेंगे, ठीक है, यानी पहला तारा बनेगा, ठीक है। फिर आती है अगली चीज, जो तारे हैं, तो कई सारे तारे बन जाएंगे सूर्य जैसे, ठीक है। तो इन तारों के समूह को क्या कहेंगे, इन तारों के समूह को क्या कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं, ठीक है। तारा का समूह क्या कहलाएगा, आकाश गंगा कहलाएगा, ठीक है। और उनमें से हमारी आकाश गंगा कौन सी है, मंदाकिनी, मिल्की वे, दुग्ध मेखला, जिसे क्या कहते हैं, दुग्ध मेखला या मिल्की वे या मंदाकिनी, ठीक है। हमारी आकाश गंगा कौन सी है, मिल्की वे, दुग्ध मेखला, ठीक है। और इन्हीं आकाश गंगाओं में एक आकाश गंगा हमारी हुई मंदाकिनी, मिल्की वे हुई, और इस मिल्की वे के अरबों तारों में से एक तारा हुआ हमारा सूर्य, ठीक है, जिसका क्या है, सौर तंत्र है, जिसके सूर्य के आसपास या सूर्य के तारा तंत्र में, सूर्य के सौर तंत्र में एक ग्रह है हमारा, कौन सा, पृथ्वी। यानी अब समझो इसी प्रसार में क्या होता है, सूर्य का निर्माण होगा, ठीक है, सूर्य तथा किसका, पृथ्वी का निर्माण हो जाता है, ठीक है। यानी हमारी पृथ्वी बन जाती है, और उसी पृथ्वी में, और इसी पृथ्वी में क्या, जीवन की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो जो सूर्य तथा पृथ्वी की जो उत्पत्ति की बात मान रहे हैं, ये लगभग 4.6
अरब वर्ष पहले की है। आज से लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले क्या होता है, सूर्य तथा पृथ्वी का जन्म होता है, इसका निर्माण होता है। पृथ्वी की स्पेशली माने, सूर्य थोड़ा पृथ्वी से पहले का है। और इसी क्रम में हम देखते हैं कि लगभग 3.8 अरब वर्ष पहले किसकी उत्पत्ति होती है, जीवन की उत्पत्ति होती है। यानी पृथ्वी पर जीवन कब आया, तो वो समय था जीवन। तो जीवन आने का समय था आज से लगभग 3.8 बिलियन ईयर्स अगो, यानी आज से लगभग 3.8 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर सर्वप्रथम जीवन आता है। और यह जीवन का क्रम कैसा था कि सबसे पहले आते हैं सरल जीव, फिर आते हैं जानवर हैं, फिर हम आते हैं मनुष्य। ठीक है, तो ये जो क्रम चला, अब यहां हम देखते हैं कि जैसे हम ब्रह्मांड और अंतरिक्ष की जो उत्पत्ति पढ़ रहे हैं, इन ब्रह्मांड और अंतरिक्ष की उत्पत्ति पढ़ते हैं, तो उसी क्रम में क्या होता है, अपना सूर्य तथा पृथ्वी की भी उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, अब इसकी अगली चीज ये अलग आती है कि जो हमारा सूर्य है उसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, इसकी संरचना पढ़ेंगे, इसमें ऊर्जा कहां से आती है, इसका प्रकाश कहां से आता है, प्रकाश कितनी गति से आता है। और फिर पृथ्वी भी पढ़ेंगे, पृथ्वी की जो आज भूप्रपट्टी, आज पृथ्वी जिस अवस्था में है वो आज से 4.6 अरब वर्ष पहले से आज तक बनने में कैसी प्रक्रिया रही है, क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, क्या क्या इसमें परिवर्तन देखे गए हैं, ये सब चीज पढ़ने वाले हैं। कैसे ये विखंडित होकर दूर गई है, कैसे इसके महाद्वीप निकट आ रहे हैं, ये सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जीवन के बारे में पढ़ेंगे कि पहले कौन सा जीव उत्पन्न हुआ, फिर कैसे जानवर बने, कैसे मनुष्य तक प्राप्त हुए, ठीक है, होमो सैपियंस कैसे मिले। ठीक है, ये सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो ये तो था किसका, महाविस्फोट सिद्धांत, किसका, जॉर्ज लेमेट्रे का, जिन्होंने 1927 में अपने सिद्धांत के माध्यम से बताया कि आज का जो समस्त ब्रह्मांड, समस्त जो पदार्थ है वो 13.8 अरब वर्ष पहले क्या था, एक सिंगुलर बिंदु में था जिसमें बिग बैंग हुआ। और बिग बैंग होने से समय सारणी बताई कि लगभग इतने समय 10 की घात माइनस 36 सेकंड में 10 की घात 50 गुना हो गए, और 10 की घात माइनस 16 सेकंड में ये एनर्जी से क्वार्क बने, छोटे मूल कण बने। और इन छोटे मूल कणों के एक साथ जुड़ने से क्या हुआ, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की उत्पत्ति हुई, इनका निर्माण हुआ। और इसी क्रम में क्या हुआ, लगभग 3 लाख वर्ष बाद प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाए, हाइड्रोजन का परमाणु बनाया। यानी पहला परमाणु बना, हाइड्रोजन बना, उसके बाद हीलियम बना, जिसमें हमने देखा कि 100 से 200 मिलियन वर्ष बाद क्या होता है कि हाइड्रोजन के जो गैसीय बादल बनते हैं। ठीक है, तो ये गैसीय बादल क्या होते हैं, इनको नेबुला कहते हैं। तो जो ये गैसीय बादल होते हैं, क्या इनका क्या घूर्णन पाया जाता है, इनमें घूर्णन की वजह से क्या होता है, तारों का जन्म होता है, तारों का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसी क्रम में क्या होते हैं, पहला तारा बन जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं कि हम लगभग 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर की घटना है ये, मतलब जो तारों के कई तारे बन जाते हैं, उनका समूह बन जाता है। उन समूह क्या कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। ठीक है, जिनमें से हमारी एक आकाश गंगा है, ठीक है, जिसका नाम है मंदाकिनी है, या जिसे उसके दूध या प्रकाश की वजह से दुग्ध मेखला या मिल्की वे भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, आकाश गंगा की अवस्थिति प्राप्त हो गई। उसके बाद हम देखते हैं कि इन्हीं आकाश गंगाओं में से एक हमारा तारा है, वो है सूर्य है। ठीक है, और सूर्य और पृथ्वी की उत्पत्ति हो जाती है। पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग आज से 4.6 अरब वर्ष पहले मानी जाती है, और उसमें ही प्रक्रियाओं के निरंतर क्रियाशील होने की वजह से जीवन की उत्पत्ति होती है। और जीवन की उत्पत्ति का जो समय माना जाता है वो लगभग 3.8 बिलियन ईयर्स अगो है। यानी आज से लगभग 3.8 अरब साल पहले क्या होता है, इसका हमारा जीवन का, जीवन की उत्पत्ति होती है। उसी के क्रम में चलने से आज हम होमो सैपियंस की अवस्थिति में प्राप्त होते हैं। ठीक है, यह था महाविस्फोट सिद्धांत, किसका, जॉर्ज लेमेट्रे का, जिन्होंने 1927 में अपना ये सिद्धांत दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि भैया सिद्धांत तो दे दिया आपने, कोई भी चीज क्या होती है, पूर्णतः सत्य नहीं होती है, यानी कोई भी चीज पूर्णतः सही नहीं हो सकती है। क्या उसमें क्या होती है, कमी होती है उसमें, तो उसको किस में पढ़ते हैं अपन, आलोचना में पढ़ते हैं। इसका नाम क्या देते हैं हम, सीमाएं दे सकते हैं या उसकी आलोचना कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे महाविस्फोट सिद्धांत की आलोचना। ठीक है, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, फिर पढ़ते हैं महाविस्फोट सिद्धांत की आलोचना के बारे में। तो मैंने देखा था कि जो महाविस्फोट सिद्धांत था, ठीक है, ये बिग बैंग थ्योरी थी, उसके सिद्धांत के बारे में हमने पढ़ा जो जॉर्ज लेमेट्रे ने 1927 में दिया था।
ठीक है। तो हम इसके बाद देखते हैं कि इसकी आलोचनाएं क्या हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं इसके बाद क्या पढ़ेंगे, आलोचना पढ़ेंगे। किसकी? महाविस्फोट सिद्धांत की आलोचना। इसकी कमियां क्या है? ठीक है, तो कमी में पढ़ते हैं हम। सबसे पहले आलोचना पढ़ते हैं कि जो इसमें बिग बैंग हुआ था, ठीक है, जो ये बिग बैंग था वो क्यों हुआ, इसकी कोई नियत वजह पता ही नहीं है किसी को अभी तक कि जो बिग बैंग था वो क्यों हुआ, इस प्रसार क्यों हुआ। मानते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ गया, ये हो गया, इसलिए वो प्रसार होने लगा, लेकिन जो बिल्कुल सटीक वजह है वो किसी को पता नहीं है। यानी बिग बैंग क्यों हुआ, ठीक है, यानी बिग बैंग क्या होता है, क्यों हुआ। इसके बाद हम देखते हैं दूसरे नंबर पर कि जो बिग बैंग बिग बैंग से पहले जो पदार्थ थे, जो सिंगुलरिटी थी, उसकी अवस्था, पहले की अवस्था, ठीक है, दूसरा इसकी आलोचना होती है। ठीक है, तीसरे नंबर पे आती है कि क्या कोई नया बिग बैंग होने वाला है, यानी क्या कोई नया महाविस्फोट होने वाला है। होने वाला है, ठीक है। और जो बिग बैंग हुआ, तो बिग बैंग के बाद जो आरंभिक पदार्थ थे, आरंभिक पदार्थ की अवस्था क्या थी, यानी वो गैस, ठोस, द्रव किस अवस्था में थे। ठीक है, तो ये थे इसकी कुछ आलोचना है कि जो बिग बैंग था वो बिग बैंग क्यों हुआ, आखिर वो जो सिंगुलरिटी थी उसमें बिग बैंग क्यों हुआ, उसमें महाविस्फोट क्यों हुआ। दूसरी आती है, पहला हो गया। दूसरा होता है कि बिग बैंग से पहले की जो अवस्था थी, यानी बिग बैंग से पहले जो सिंगुलरिटी थी वो किस अवस्था में थी, द्रव, ठोस, गैस किस अवस्था में थी। ठीक है, उसके बाद आती है कि क्या नया कोई बिग बैंग, ठीक है, क्या कोई नया बिग बैंग होने वाला है। ठीक है, यानी जब पहले महाविस्फोट हुआ तो क्या कोई नया बिग बैंग, कोई नया महाविस्फोट होने वाला है जिससे ब्रह्मांड उत्पन्न होने वाला है। फिर चौथी चीज आती है, क्या बिग बैंग के बाद जो आरंभिक जो पदार्थ थे, जैसे बिग महाविस्फोट हुआ तो आरंभिक पदार्थ थे, शुरू में जो अवस्था थी ब्रह्मांड की वो कैसी थी, वो किस अवस्था में था, ठोस, द्रव, गैस किस अवस्था में था। तो ये तो थी किसकी, महाविस्फोट सिद्धांत की आलोचनाएं थी। ठीक है, इसी के साथ इसके कुछ समर्थन बिंदु भी रहे हैं। ठीक है, उन्हें हम देखते हैं कि जिसके इसका कुछ समर्थन था। इसका समर्थन पहला देखते हैं, कोब कोब एक्सपेरिमेंट हुआ। कोब क्या है, एक नासा है जो यूएसए की, ठीक है, उसमें क्या था, एक संस्था है नासा की जिसका जो एक्सपेरिमेंट था, जिसका जो प्रयोग था, उसमें उसने प्रेक्षण किया, उसमें उसने देखा कि कोब का मतलब समझ लीजिए कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सपेडिशन या एक्सप्लोरर। ठीक है, तो इसमें इसने अपने टेलीस्कोप या किसी भी यंत्रों के माध्यम से चीज देखा कि जो दो खगोलीय पिंड हैं वो क्या आपस में एक दूसरे से क्या विपरीत दिशा में क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। ठीक है, क्या पहली चीज क्या हो गई, यानी एक दूसरे से क्या विपरीत दिशा में क्या दूर जा रहे हैं या एक दूसरे से विपरीत गति कर रहे हैं। तो वो क्या होता है कि जॉर्ज लेमेट्रे का क्या सिद्धांत सफल होता है कि ये बात बिल्कुल सही है कि ब्रह्मांड का प्रसार हो रहा है। ठीक है, उसी क्रम में डोपलर, दूसरे नंबर पर डोपलर रेड शिफ्ट, डोपलर रेड शिफ्ट द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि जो दो आकाश गंगाएं हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से क्या कर रही हैं, दूर जा रही हैं या फैलाव हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज क्या थी, इसके जो समर्थन बिंदु थे, जो कुछ लोगों ने इसका समर्थन किया है, कोब के द्वारा बताया गया। ठीक है, और डोपलर रेड शिफ्ट द्वारा ये प्रमाणित किया जाता है कि दो आकाश गंगाएं, दो खगोलीय पिंड है, वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, या कोई तारा तंत्र है वो लालिमा की ओर जा रहे हैं, यानी फैलाव हो रहा है, यानी ब्रह्मांड का क्या हो रहा है, फैलाव हो रहा है, यानी ब्रह्मांड का प्रसार हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज पढ़ी हमने क्या,
कि जो ब्रह्मांड अंतरिक्ष को जो उत्पत्ति का जो सबसे प्रमाणिक सिद्धांत रहा वो रहा महाविस्फोट सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी रही। ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, इसी के साथ देखा कि इसका प्रतिपादक था वो जॉर्ज लेमेटर था, जिसने 1927 में अपना ये सिद्धांत दिया। ठीक है, और उसके सिद्धांत के बाद हमने इसकी आलोचना पढ़ी, जिसमें सबसे पहले आलोचना हुई कि बिग बैंग जो हुआ वो क्यों हुआ। ठीक है, दूसरी चीज ये जो बिग बैंग महाविस्फोट हुआ वो क्यों हुआ, उस दूसरी चीज क्या होती है, जो बिग बैंग था जिससे पहले यानी बिग बैंग महाविस्फोट उससे पहले जो सिंगुलरिटी थी, तो सिंगुलरिटी की अवस्था कैसी थी, ठोस थी, द्रव थी या गैस थी। ठीक है, ये भी सवाल था। तीसरी चीज आती है कि क्या कोई नया, जैसे पहले बिग बैंग हुआ तो क्या कोई नया बिग बैंग होने वाला है। ठीक है, चौथी चीज आती है कि बिग बैंग के बाद आरंभिक पदार्थ की अवस्था, बिग बैंग हुआ यानी महाविस्फोट होने के बाद जो पदार्थ फैल रहे थे, प्रसार की अवस्था में थे, उनकी अवस्था कैसे थी, ठोस थी, द्रव थी, गैस थी, किस अवस्था में वो थे। ठीक है, अब ये तो था इसकी आलोचना थी। ठीक है, इसके साथ कुछ ऐसे भी सिद्धांत या ऐसे भी कुछ स्टेटमेंट्स आई हैं, कुछ ऐसे प्रमाण आए हैं जो इस सिद्धांत को क्या मानते हैं, बिल्कुल सही मानते हैं। ठीक है, उनमें से एक था कोब एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, यानी जो नासा की एक संस्था है कोब, कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सपेडिशन या एक्सप्लोरर है, उसने अपने इस अवलोकन में पाया कि उसने अपने सिद्धांत में देखा, मतलब उसने प्रयोगों में देखा, तो इस सिद्धांत की प्रमाणिकता मिलती है कैसे, कि इसने पाया कि जो खगोलीय पिंड है, जो आकाश गंगाएं हैं, वो क्या एक दूसरे से दूर जा रही है। ठीक है, उसी के साथ डॉपलर रेडशिफ्ट द्वारा भी ये सिद्ध किया जाता है कि जो दो आकाश गंगाएं, जो दो तारा तंत्र हैं, वो क्या एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, विपरीत दिशा में हो रहे हैं। ठीक है, विपरीत दिशा में क्या फैलाव हो रहा है। ठीक है, यानी वो एक दूसरे से क्या दूर होते जा रहे हैं। तारा लालिमा तारा, जो तारे हैं वो लालिमा की ओर जा रहे हैं, एक दूसरे से फैल रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ क्या, महाविस्फोट सिद्धांत के बारे में संपूर्ण जानकारी। इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं आकाश गंगा पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद में सूर्य के बारे में पढ़ेंगे, फिर आएंगे प्लैनेट सिस्टम में, सभी ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। उसी क्रम में हम पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में, पृथ्वी की 4.6 अरब वर्ष पहले से आज तक की जो अवस्थिति पाएगी उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसी क्रम में जो सिलेबस है वो कंटिन्यू रहेगा। तो आप निरंतर देखने के लिए क्या करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आते रहे। और सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आपको अवगत होता रहेगा जैसे क्लास डलेगी उसके बारे में। और वीडियो में जो आपको अच्छी जो नॉलेज मिली है उसको अगर वो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें कि किसी और के पास भी पहुंच सके। और कमेंट्स में आपकी जो क्वेरी है, क्वेश्चन है, उसको जरूर भेजें मेरे पास। ठीक है, इससे क्या मेरे को पता रहेगा। ठीक है, और इस तरह की वीडियो और देखने के क्या करेंगे, चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। लाइक सब्सक्राइब जो है वो तो आप देख ही लेंगे। फिर मिलते हैं एक नए ऊर्जावान टॉपिक के साथ। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।